Hello learner, this is Richa Sureka. Welcome to our digital classroom. फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड और उसमें हमने देखा टीचर सेंटर अप्रोच, लर्नर सेंटर अप्रोच। तो इस वीडियो में मैं उसी चीज को कंटिन्यू करूंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि टीचर सेंटर अप्रोच और लर्नर सेंटर अप्रोच के डिटेल में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। उन एग्जाम्पल को मैं आपके साथ एक इमेज के फॉर्मेट के साथ डिस्कस करूंगी जिससे कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो लर्नर सेंटर और इंस्ट्रक्शनल मेथड है इसमें हमारा कवर होगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। हम अपने टीचिंग बिहेवियर को कैसे और इफेक्टिव बना सकते हैं, एंड फेजेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट हम देखते हैं कि टीचर सेंटर अप्रोच। टीचर जैसे हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है कि टीचर यहाँ पर सेंटर में होगा और लर्नर उसके आसपास होंगे, यानी कि पूरी क्लास का कंट्रोल किसके पास होगा, टीचर के पास होगा। ठीक है, तो इसमें ये इतने सारे मेथड हैं जिसमें हम फर्स्ट देखते हैं कि लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में बस ये है कि वन वे कम्युनिकेशन। टीचर जो है लर्नर से बातें कर रहा है और लर्नर जो है उस चीज को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो लेक्चर मेथड वी कैन से दैट वन वे कम्युनिकेशन। एंड द नेक्स्ट इज डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमो का मतलब होता है करके बताना, उस चीज का डेमो देना। जैसे हम लोग क्लास में भी पहले कोई क्लास अटेंड करने जाते हैं, कोई नई टीचर की क्लास आप देखते हो तो आप उसका क्या करते हो, पहले उसका डेमो देखते हो कि वो कैसे बता रहा है, वो वाकई में सही पढ़ा पाएगा या नहीं, या जो भी चीजें हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर इस इमेज में भी ये पता चल रहा है कि वो करके बता रहा है कि आपको अपनी लैब में जाकर के इस तरीके से परफॉर्म करना, या कुछ भी एग्जाम्पल देकर के वो बता रहा है कि कैसे करना है, सामने करके दिखा रहा है। दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में क्या होता है कि जब एक ही क्लासरूम में एक से ज्यादा टीचर, यानी कि मिनिमम 2 टीचर क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो वो टीम टीचिंग होती है। यानी कि 2 टीचर मिल करके जब एक ही क्लासरूम को संभाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2 टीचर हैं, वो मिल करके एक ही क्लासरूम को संभाल रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, तो इट मीन्स ये टीम टीचिंग हुई। ठीक है, एंड देन आता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड समथिंग विच इज रिलेटेड टू, जब हम बायोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि जो बॉटनी है, जूलॉजी है, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ बता रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो दैट इज दी बायोलॉजिकल मेथड, जो कि लाइफ से रिलेटेड होगा। ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड जो कि रिलेटेड होगा हमारी हिस्ट्री से, यानी कि जो कोई बहुत टाइम पहले कोई घटना घट चुकी हो। ठीक है, जैसे कि हम उन चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अकबर, इन सब लोगों की अगर हम बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो दैट इज दी वहां पर यूज होगा हिस्टोरिकल मेथड। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, अभी तक हमने देखा कि टीचर सेंटर अप्रोच, यानी कि सारी चीजें जो कंट्रोल हो रही थी यहाँ पर टीचर ही कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे भी टीचर बता रहा है कि आपको कैसे करना है। उस जगह भी बस टीचर सेंटर ही है, बस 2 टीचर कंट्रोल कर रहे हैं उस क्लास को। तो दिस इज ऑल अबाउट द टीचर सेंटर अप्रोच। ये नेम आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच में क्या होगा, कम्युनिकेशन आपका बोथ साइड होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होगा। लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड का मतलब क्या होगा कि कोई चीज लैब में करके बताया जाए। ठीक है, लैब में जैसे कि ये है, देखिए ये यहाँ पर लैब में जाकर, केमिस्ट्री की लैब में ब्यूरेट वगैरह होती है ना, ट्यूब्स होती है। ठीक है, हम उनको यूज करना बताते हैं कि कौन सा केमिकल है, कौन सा नहीं है। तो ये हो गया हमारा लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, द नेक्स्ट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडिया। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या हो गया, बच्चे को टॉपिक दे दिया गया है या बच्चे को एक जगह बैठा है, वो सोच रहा है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है फ्लो ऑफ आइडियाज, नए नए आइडियाज को जनरेट करना। दैट इज द ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसा होगा, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। ठीक है, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या होगा, जब टीचर स्टूडेंट सब मिल करके डिस्कशन कर रहे हैं, टॉपिक के बारे में बातें कर रहे हैं कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। तो दिस इज द डिस्कशन मेथड। प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जैसे कि आपको स्कूल या कॉलेज में प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना होता है, अपना प्रोजेक्ट आप बना करके लाइए। तो ये भी क्या हुआ, स्टूडेंट को एक टॉपिक दे दिया गया, वो अपने घर से पढ़ के आ रहा है, समझ के आ रहा है,
उस पर कुछ लिख करके ला रहा है, तो वो प्रोजेक्ट मेथड हो गया। असाइनमेंट मेथड भी इसी तरीके से होता है, जब असाइनमेंट, बच्चों को असाइनमेंट दे दिया जाता है और वो ग्रुप में या कैसे भी वो अपना काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट अपना ब्रेन खुद यूज कर रहा है, खुद अकेले में बैठ के या ग्रुप में बैठ के चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी असाइनमेंट मेथड होगा। ठीक है। रोल प्लेइंग मेथड, रोल प्लेइंग का क्या होगा कि एक टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा होता है, तो वो एक सपोज कि कोई ड्रामा है, ड्रामा, उस स्टोरी को सिखाना है, समझाना है बच्चे को, क्या करेंगे, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। जैसे सपोज इसकी मुझे अगर सोलर सिस्टम समझाना है, तो मैं क्या करूंगी, किसी एक बच्चे को, छोटा बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा, तो मैं क्या करूंगी, एक को सन बना दिया, एक को अर्थ बना दिया, कि अब फिर उसको ऐसे ऐसे रोटेट करके भी बता रही हूँ, इस तरीके से वो रोटेट भी कर रहा है और ऐसे ऐसे भी जो रोटेट करे। सो इस तरीके से मैं उससे समझाना चाह रही हूँ कि आखिर में मूवमेंट है, जो सर्कुलेशन है, वो किस तरीके से हो रहा है अर्थ और सन के बीच में। रोल दे दिया गया कि ये तुम्हारा रोल है, दे प्ले दैट रोल, और उसके अकॉर्डिंग वो सीखते हैं। तो यानी कि बच्चा यहाँ पर खुद इन्वॉल्व हो रहा है। तो दीज ऑल आर स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। ओके, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल मेथड यानी कि सोशलाइज क्लासरूम टेक्निक है। स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट सेंटर में रहेगा, स्टूडेंट पे फोकस किया जाएगा, बट क्लासरूम कैसी होगी, सोशलाइज्ड होगी, आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है। कौन कौन से मेथड होंगे, सेमिनार मेथड। देखिए, जैसे सेमिनार में मोस्टली एक पर्सन या एक एक्सपर्ट होता है आपका, वो उस टॉपिक के बारे में बताएंगे और बाकी सब सुन रहे होंगे, तो ये होता है सेमिनार मेथड। सिम्पोजियम, सिम्पोजियम देखिए ये ऐसा होता है सिम्पोजियम, इसमें क्या है, एक्सपर्ट देखिए मोर देन वन है, ठीक है, अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं और यहाँ पे ये लोग मिल करके डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस तरीके का सिम्पोजियम होता है। और वर्कशॉप, वर्कशॉप तो आपको बहुत इजीली समझ में आता होगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि चीजों को जब करके देखा जाता है, ये मोस्टली साइंस में हो सकता है, क्राफ्ट में हो सकता है। और अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो क्या करते हैं हम लोग, अकाउंट्स में भी तो बैलेंस शीट बना के देखते हैं ना, करके देख रहे हैं। ठीक है। तो वर्कशॉप में क्या होता है कि किसी कंपनी का अगर डेटा दे दिया गया कि नहीं आपको ये बना करके लाना है, सो दिस इज ऑल्सो बी अ वर्कशॉप। वर्कशॉप किसी भी चीज का हो सकता है। पैनल डिस्कशन मेथड, देखिए यहाँ पर क्या है, सब पैनल में बैठे हुए हैं, एक पैनल बना हुआ है और ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, स्टूडेंट टीचर सब मिलके, तो दिस इज ऑल्सो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज यूज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अगर हम टेक्नोलॉजी यानी कि कहीं हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर कौन कौन से मेथड आएंगे, भी हमारे कैसे होंगे, स्टूडेंट सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है ये भी। ठीक है। तो इसमें बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, यानी कहीं कंप्यूटर यूज हो रहा है। ये वाला कैसा था, यहाँ पे सोशलाइज क्लासरूम टेक्निक थी। जैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब कोई प्रोग्रामिंग सिखानी, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखानी है, सी प्लस प्लस, जावा, आर, पाइथन, ये सब कुछ भी सीखना है, तो क्या होगा, हम उसको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद ये सीक्वेंशियल बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप ये करना है, ये करना है। तो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन दे दे करके बताना है कि ये करना है, ये करना है। पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया कि उस बच्चे को सिर्फ उतना ही बता रहे हैं जितनी उसको नीड है, जितनी रिक्वायरमेंट है, जो चीज को नहीं आता सिर्फ वही उसको बताया जा रहा है। तो पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन ये काफी अच्छा मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि फास्ट लर्निंग होती है, बच्चा अपना ब्रेन भी चला रहा होता है और जो चीज उसको नहीं आता वो टीचर से सीख लेता है। तो बहुत ही अच्छा मेथड होता है पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग फिर से वही होगी कि कंप्यूटर के द्वारा असिस्ट किया जा रहा है कि आपको अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड, वीडियो, एक कोई वीडियो की क्लिप चला दी और बता दिया कि ये काम इस तरीके से होता है, अब आपको करना है। दिस इज ऑल्सो अ स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। देखते हैं कोलैबोरेटिव vs कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या डिफरेंसेस होता है। इसको समझने से पहले इन दोनों वर्ड को समझ लें कि कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है। तो कोऑपरेटिव का मतलब होता है हेल्प। ठीक है। सिर्फ जैसे कि कोई काम कर रहा है और दूसरे की हेल्प लेना, तो दैट इज द कोऑपरेटिव। एंड कोलैबोरेटिव में क्या होगा, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर।
यहाँ पर क्या होता है, हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग में जैसे कि अगर किसी एक बच्चे को कोई काम दिया गया तो वो बच्चा अपना काम करेगा और उसमें कोई दूसरा पर्सन जो होगा वो उसकी हेल्प ले सकता है, ठीक है, किसी और की हेल्प ले सकता है। बट कोलैबोरेटिव में क्या होगा, जो अगर दो बच्चे हैं तो दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पे ए बी कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये है मेजर डिफरेंस, ठीक है। अब इसको फोकस करके समझते हैं कि कोऑपरेटिव में क्या होगा। फोकस ऑन इंडिविजुअल गोल, यहाँ पर इंडिविजुअल गोल की बात की जाती है, ठीक है, विद इन ग्रुप गोल। ग्रुप गोल में इंडिविजुअल का अपना अपना गोल होगा। यहाँ पे कैसा होता है, फोकस ऑन ग्रुप गोल, यानी कि में जितने भी मेंबर होंगे सबकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होगी। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट लर्निंग, यहाँ पर कैसा होता है, इंडिविजुअल एक अकेले मतलब एक सिंगल पर्सन भी यहाँ पर सीखता है। एक्चुअली कोऑपरेटिव में क्या होता है कि टीचर जो है, बच्चों का जो ग्रुप है, 4 बच्चों का मान लो, मुझे कोई प्रोजेक्ट कराने हैं, 5-6 प्रोजेक्ट कराने हैं और मेरे पास 20 बच्चे हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट है एंड 5 प्रोजेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम 4 ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, 5 ग्रुप बना लेंगे और 4-4 बच्चों का ग्रुप बन जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि मैं खुद डिसाइड कर दी कि तुम 4 बच्चे, तुम चारों एक साथ रहोगे, तुम चारों एक साथ रहोगे, ऐसा ग्रुप मैंने खुद डिसाइड कर दिया। तो ये हो गया कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, इनको अपना काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पर कैसी लर्निंग होती है, लर्निंग इज को इंस्ट्रक्ट, चैलेंज, मॉडिफाइड, अग्री, शेयर एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर कैसी होती है, सब जो लर्नर होते हैं उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, वो शेयर करते हैं चीजों को, कंस्ट्रक्ट करते हैं, समझते हैं और इनमें नेगोशिएशन भी होता है। जैसे कि ठीक है, तुम ये काम करो, हम ये काम करें, मिलजुल के सब अपना अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव में मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक की होगी और दूसरे की हम सिर्फ हेल्प ले सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। प्रोसेस इज क्लीन एंड डिफाइन, यहाँ पर डिफाइन होता है क्योंकि टीचर जो है डिफाइन फिक्स कर देता है कि तुम्हें ही ये काम करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, प्रोडक्ट डिफाइन होता है कि क्या आउटकम निकल के आएगा। कंसिस्ट इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, एक एक का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फुल रिस्पॉन्सिव एंड अडॉप्टिव, क्योंकि सब मिल करके उस चीज को कर रहे होते हैं। यहाँ पे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर प्री डिफाइंड, टीचर खुद डिफाइन करता है ना कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो पहले से ही डिफाइन होता है और यहाँ पर उन चीजों को इम्पोज किया जाता है कोऑपरेटिव में। बट यहाँ पर कैसा होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नेगोशिएटेड, आपस में डिस्कशन कर लेते हैं ना। जैसे कि किसने बोला कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है तो मैं लिखने वाला काम कर लेता हूँ, किसी को मार्केट से सामान लाना ज्यादा बेटर अच्छी तरीके से वो कर सकता है, या उसको इंटरेस्ट है, तो इस तरीके से वो अपना काम खुद बांट लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हम अपने काम को बांट करके अपने तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। फोकस मोर इंडिविजुअल अचीव, यहाँ पर अपने अपने अचीवमेंट की बात होगी, कोऑपरेटिव में अपने अपने अचीवमेंट की बात होगी, लेकिन कोलैबोरेटिव में कैसा होगा कि ग्रुप का अचीवमेंट होगा, तो फोकस ऑन कलेक्टिव अचीवमेंट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कोऑपरेट एंड कोलैबोरेटिव, ठीक है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर अभी तक पढ़ लिया है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, कल हमने पढ़ा था ना रिवीजन वाला कि जब लास्ट में सीक्वेंस के फॉर्म में चीजों को पढ़ते हैं तो वो कौन सी चीज होती है। मैंने बताया था ना, एक क्वेश्चन में आया था प्रीवियस ईयर के कि जब वो यूज होता है ज्यादातर आपके प्रेजेंटेशन में या रीडर को कोई बुक वो पढ़ रहा हो तो उस आपको हेल्प करता है। आपको वो चीज कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है कि वो वर्ड कौन सा था। सो ट्राई कीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं आपको बता रही हूँ अब कि टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर में क्या मोटा मोटा डिफरेंस है। देखिए, टीचर सेंटर में टीचर सेंटर पे रहेगा तो लर्नर कैसा हो जाएगा, पैसिव, और यहाँ पर लर्नर कैसा होगा, एक्टिव लर्नर सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा एजुकेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ टीचर के थ्रू हमें मिलेगी, और लर्नर सेंटर में टीचर, लर्नर, स्टूडेंट सब मिल करके इस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। यहाँ पे रोल कैसा होता है, अथॉरिटेटिव रोल होता है। अथॉरिटेटिव का मतलब हो गया कि बस जो मैं कहूँ, हुक्म लगाना अपना, कि जो मैं कहूँ वही क्लास में होगा,
ठीक है। एंड रोल ऑफ प्रोफेसर कैसा होगा, यहाँ पे लर्निंग पार्टनर की तरह होगा, मिलजुल के साथ साथ सीखते हैं। ठीक है। रोल ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट यहाँ पर क्यों होगा, हम बस ग्रेड करते हैं कि हाँ वो बच्चा पास हो गया, बच्चा फेल हो गया, ग्रेडिंग करना, तो ऐसा होगा। और यहाँ पर ऐसा जो लर्नर सेंटर होगा, इसमें जब हम असेसमेंट करते हैं तो हम ये टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि बच्चे ने वो चीज सीखी, जो मैंने सिखाया वो सीख पाया या फिर नहीं सीखी। ऑनगोइंग फीडबैक होता है, सीखा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं सीखा तो हम फिर से उसको रिपल करते जाएंगे। एम्फसाइज यहाँ पर किससे होता है, बस करेक्ट आंसर देना है, बट यहाँ पर डीप लर्निंग होती है। ठीक है। एकेडमिक कल्चर इंडिविजुअल है, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव होता है और यहाँ पर सपोर्टिव होता है। ट्रांसमिटेड इंस्ट्रक्शंस, जो नॉलेज होती है वो एक इंस्ट्रक्शन की तरह दे दी जाती है, और यहाँ पे जो नॉलेज होती है कंस्ट्रक्ट बाय स्टूडेंट होता है। ओके। असेसमेंट मेथड वन डायमेंशनल होता है, यानी कि बस जो टीचर है वो उसने असेसमेंट कर दिया, जबकि लर्नर सेंटर में मल्टी डायमेंशनल होता है। लर्नर खुद भी असेसमेंट कर सकता है, वो आपस में भी एक दूसरे का असेसमेंट करते हैं, वो टीचर भी करता है असेसमेंट, तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है। नाउ वी मूव ऑन इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि एक टीचिंग मतलब अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वो और ज्यादा इफेक्टिव कैसे हो सकती है और बेटर कैसे हो सकती है, यानी कि जब ज्यादा बेटर हम कर सकते हैं जब हमारा कम्युनिकेशन टू वे हो। ठीक है। तो इसी चीजों को जो जैसे बेहतर हम बना सकते हैं अपनी टीचिंग को, उसके लिए कैटेगराइजेशन कर दिया गया कि 5 की बिहेवियर है। कुछ की बिहेवियर होते हैं और कुछ हेल्पफुल बिहेवियर है, यानी कि टीचिंग को हम इफेक्टिव बना सकते हैं 5 की बिहेवियर के, जो कि वी बोरिश ने दिया था। और हेल्पफुल बिहेवियर यानी कि जो रिसर्च के दौरान पता की गई है चीजें, उनको कुछ हेल्पफुल बिहेवियर। 5 की बिहेवियर में फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी का मतलब जब टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा हो तो उसमें वेराइटी के साथ दे रहा हो, मतलब कह सकते हैं कि वॉइस मॉड्यूलेशन हो सकता है। ठीक है। और वो उसके एक्सप्रेशन चेंज कर सकता है, तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, जब टीचर लेक्चर दे रहा हो बता रहा हो तो उसमें कुछ वो मॉड्यूलेशन करके लाता है, चेंज करता है। ठीक है। दिस इज इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। लेसन क्लैरिटी, लेसन में किसी कुछ भी पढ़ा रहा हो उसमें क्लैरिटी लेकर के आना, विजुअलाइजेशन करवाना। ठीक है। तो लेसन क्लैरिटी हो गई यहाँ पर, यानी कि विजुअलाइजेशन। टीचर टास्क ओरिएंटेड, टीचर क्या होता है, टास्क ओरिएंटेड की तरह काम करता है, यानी कि एक टीचर को काफी सारे काम करने होते हैं। कभी कभी आजकल तो बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया है, पहले टीचर अटेंडेंस भी ले रहा है, टीचर पढ़ा भी रहा होता था, टीचर उसके बाद जो उनका असेसमेंट है वो भी करना, टेस्ट करवाना, क्विजेस बनाना, ये सारे काम, तो बहुत सारे काम मिल जाते हैं टीचर को। तो टीचर एक टास्क ओरिएंटेड हुआ, काफी सारे काम स्टेप बाय स्टेप काफी चीजें उसको करनी पड़ रही हैं, तो टीचर कैसा हो गया, एक टास्क ओरिएंटेड की तरह काम कर रहा है। इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जब भी टीचर लेक्चर दे रहा हो, पढ़ा रहा हो, समझा रहा हो, तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब हम हमारे लर्नर जो है हमारे साथ इंगेज हो, मतलब वो जब मैं पढ़ा रही हूँ तो वो उस चीज को सुन रहे हो। इंगेजमेंट किसी भी तरीके से मैं कर सकती हूँ, जैसे कि इमेज दिखा करके कराना, वीडियो सामने आपके सामने प्रेजेंट करना, कैसे भी वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ हो सकता है। तो इंगेजमेंट मतलब बच्चे को जब वो पढ़ रहा हो तो उसका पूरा ध्यान, पूरा फोकस उसकी स्टडी में हो, तो इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। स्टूडेंट सक्सेस रेट, देखिए किसी भी बच्चे का पास होना फेल होना केवल और केवल बच्चे पे ही नहीं डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड होता है उसके टीचर पर, जिससे वो सीख रहा है, उसके जिससे वो गाइडेंस ले रहा है, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। अगर टीचर ही ढंग से नहीं पढ़ाएगा या गलत चीजें पढ़ा देगा तो वो बच्चा कैसे सक्सेस, बच्चे का सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट सक्सेस रेट भी डिपेंड करता है उसके टीचर पर। तो ये 5 बातें हैं, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, लेसन क्लैरिटी। अगर मैं इन सभी के फर्स्ट लेटर को ऐड करती हूँ, ILTES, पर ये क्या बनता है, आइलेट्स। ठीक है। आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर सकते हैं, मैंने भी इसी निमोनिक्स के साथ इसे लर्न किया।
सो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट की जो हेल्पफुल बिहेवियर कौन से हैं, वो तो की बिहेवियर थे, अब हेल्पफुल यानी कि टीचर और कौन से ऐसे तरीके होंगे, बेहतर तरीके होंगे जहां पर लर्निंग अच्छी हो सकती है। तो बिहेवियर दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू की बिहेवियर से क्लोजली रिलेटेड होंगे, ठीक है, बट यहाँ पर इम्पैक्ट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, यहाँ से प्रीवियस ईयर में आपको काफी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके, और हाँ, मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ आपके लिए, इतने अच्छे वीडियो लेकर के आ रही हूँ, इतना प्यारा कंटेंट बना रही हूँ। आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, समझ में आए, तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आगे आपको बताती हूँ यहाँ पर कि हेल्पफुल बिहेवियर कौन से होंगे। तो स्टूडेंट आइडिया एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे कि जब टीचर पढ़ा रहा हो तो स्टूडेंट कभी कभी बोलता है ना बीच में कि क्या इसका मतलब ये होगा, ठीक है, तो स्टूडेंट के आइडिया को यूज करना। अगर वो अपनी कुछ बात बताना चाहता है या कुछ इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, तो उसके आइडिया को अगर टीचर कंट्रीब्यूट करेगा, बच्चा जल्दी सीखेगा। उसके एग्जाम्पल को अगर मैं ऐड करूं तो आप जल्दी सीखोगे। स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग का मतलब हुआ कि जब मैं आपको कोई चीज पढ़ाने आई हूँ, जैसे आज मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, तो मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बताया कि हमारी क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगा, एक सीक्वेंस में होगा। जैसे इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, किसी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, उसका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर उनमें कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से आ रहे हैं, उनको हम समझते हैं। आगे उनको, उनका आपस में रिलेशन कैसा है उसको देखते हैं, फिर कंक्लूजन पे जाते हैं। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है ना, तो वही स्ट्रक्चरिंग हुई। क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग का मतलब बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाए कि सपोज एज कि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको आना चाहिए और आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आपको भी लगा कि हाँ ये क्या चीज है, ये मुझे नहीं आती, हम इसको सीख कर आते हैं। तो क्वेश्चनिंग के थ्रू भी बच्चे सीखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि व्हाट इज कैमल, आपको अगर कैमल नहीं पता है तो आप सर्च करोगे, उसको देखोगे कि क्या है। तो इसी तरीके से छोटे बच्चों को उनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा करना कि जान कि कैसे कोई चीज को, नॉलेज को कैसे गेन किया जाता है, ये क्यूरियोसिटी पैदा करना, तो क्वेश्चनिंग के थ्रू भी, ठीक है। एंड प्रोबिंग, प्रोबिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये एक लर्नर है और ये टीचर है, ठीक है, दिस इज टीचर एंड दिस इज लर्नर। लर्नर क्या किया, ये कुछ पूछा इससे, ठीक है, कि ए प्रपोजल पूछा कि ये ए क्या है, तो इसने पूछा अच्छा बी क्या है, फिर उसने कहा नहीं सी क्या है, तो इसने बताया, इसने फिर पूछा डी क्या है। इस तरीके से प्रोबिंग मतलब बार बार क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग होती जा रही है। जो बच्चा है वो क्वेश्चन पूछता है टीचर से, तो टीचर क्वेश्चन पूछता है बच्चे से, ठीक है, ऐसे वो सीखते, बच्चा ऐसे सीखता है, ठीक है। टीचर इफेक्ट, टीचर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिलेशन होता है टीचर के साथ में, सपोज कि अगर मेरा टीचर के साथ में, मुझे कोई टीचर पसंद है या मुझे कोई टीचर अच्छा लगता है, तो कैसा होगा कि मेरा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, मैं उस सब्जेक्ट को बेटर तरीके से पढ़ूंगी, डिटेल में पढ़ूंगी, ताकि जो जब भी टीचर क्वेश्चन करे तो मैं उसका आंसर करूँ। तो हमारा टीचर के साथ में कैसा कनेक्शन है, इसलिए टीचर इफेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। कि ये 5 चीजें आपको समझ में आ गई, की बिहेवियर एंड हेल्पफुल बिहेवियर। क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच गो विद इन द कैटेगरी हेल्पिंग बिहेवियर बिकमिंग इफेक्टिव बिहेवियर। कौन से ऐसे बिहेवियर होंगे जो कि हेल्पिंग बिहेवियर कैटेगरी के हैं और इफेक्टिव टीचिंग में आएंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था 2 तरीके का, ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था की बिहेवियर और दूसरा कौन सा था, हेल्पिंग, ठीक है। हेल्पिंग बिहेवियर ये कौन से हैं, ये इनडायरेक्ट हैं, और ये कौन से हैं, डायरेक्ट लर्निंग पे इम्पैक्ट डालते हैं, डायरेक्ट टीचिंग पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग अभी अभी मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चरिंग किसका है, हेल्पिंग का पार्ट है। स्टूडेंट सक्सेस रेट, ये तो की बिहेवियर का पार्ट है। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, ये तो हेल्पिंग का पार्ट है। प्रोबिंग, ये भी हेल्पिंग का पार्ट है। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, ये तो की बिहेवियर था। तो हमसे पूछा क्या है, हेल्पिंग। सो ए सी डी कहां पर है, ये है, दिस इज द आंसर, ठीक है। कितना इजी है ना।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग द फाउंडेशन ऑन विच अ वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप विद लर्नर कैन बिल्ड इज कॉल्ड। अगर वार्म और नर्चरिंग बिहेवियर हो रहा है तो ये कैसा होगा, ये टीचर इम्पैक्ट होगा ना। देखिए प्रोबिंग में कैसा है, प्रोबिंग में तो क्वेश्चनिंग, एक ए ने बी से पूछा, बी ने सी से पूछा। स्ट्रक्चरिंग में क्या है कि हम बता रहे हैं कि क्या कैसा स्ट्रक्चर चलने वाला है क्लास में। ठीक है, टीचर इम्पैक्ट, एक अच्छा रिलेशनशिप से क्या होता है, हमको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगता है, हम उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, टीचर अफेक्ट। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर की, अब यहाँ पे आया की टीचिंग बिहेवियर बिलोंगिंग टू द कैटेगरी। अब यहाँ पर आपको की वाला बताना है। तो हमने क्या पढ़ा है, की पढ़ा है, और दूसरा कौन सा पढ़ा है, दूसरा है हेल्पफुल बिहेवियर। ठीक, देखते हैं कौन सा है। मेकिंग आइडियाज क्लियर टू लर्नर। ओके, लर्नर को उसके आइडियाज को क्लियर करना। ठीक है, मे बी डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दूसरे लेवल की अंडरस्टैंडिंग पर लेकर के जा रहे हैं। शोइंग enthusiasm एंड एनिमेशन थ्रू वेरिएशन इन आई कॉन्टैक्ट, वॉइस एंड जेस्चर। तो ये तो की बिहेवियर का पार्ट हुआ। ठीक है, ये जो वॉइस डिफरेंट करके बताते हैं। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, एक्नॉलेज एंड समराइजिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हेल्पफुल बिहेवियर का पार्ट है। प्रोबिंग, ये भी हेल्पफुल बिहेवियर का पार्ट था। फिलहाल पूरा पढ़ लेते हैं। प्रोबिंग थ्रू जनरल क्वेश्चन एंड शिफ्टिंग द डिस्कशन टू सम हाई थॉट लेवल, हायर थॉट लेवल। तो ये तो प्रोबिंग जो है हेल्पफुल बिहेवियर का ही पार्ट था। यूजिंग मीनिंगफुल वर्बल फ्रेजेस टू गेट कीप स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग। तो ये देखिए जो स्टूडेंट इंगेजमेंट वाला पॉइंट था ना, ये उसी की बात कर रहा है। तो फिफ्थ इज हियर। ठीक, सो हमारा आंसर क्या होगा, जिसमें हमें 2 और 5 मिले। तो 2 और 5 हमें यहाँ और यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब समझते हैं फर्स्ट में क्या था। मेकिंग आइडियाज क्लियर टू लर्नर हु मे बी डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लर्नर की आइडियाज क्लियर करना, जैसे कि लेसन क्लैरिफिकेशन में हमने पढ़ा था ना कि लेसन को क्लैरिफाई करना, तो ये भी इसी में आएगा। सो द आंसर विल बी बी। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फेजेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग के फेजेस। तो टीचिंग के फेजेस को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से जो टीचिंग करने से पहले की बात हो रही है कि टीचर का क्लास में आने से पहले हम बात करेंगे, वो होगा प्री एक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज ये क्लास के दौरान वाली, जब हमारी टीचिंग और लर्निंग हो रही है उस दौरान की बात है, वो इंटरएक्टिव, यानी कि टीचर का लर्नर के साथ में जब इंटरैक्शन होगा, दैट इज द इंटरएक्टिव फेज। एंड द पोस्ट एक्टिव फेज, जब इंटरेक्शन के बाद वाली फेज होगी वो पोस्ट एक्टिव फेज होगी। तो प्री एक्टिव फेज, प्री एक्टिव फेज में कौन सी बातें होंगी, प्री एक्टिव फेज टीचिंग बिफोर एक्चुअल क्लासरूम, ये बात को ध्यान में रखना है, क्लासरूम के पहले। अच्छा, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट टू बी टॉट, जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। फिर हम उनको क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे, उन कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचिंग टू बी यूज, कि क्या कौन से प्रिंसिपल हमको यूज करने हैं, उसको जस्टिफाई करना होगा अपनी प्री एक्टिव फेज में। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कौन से मेथड से टीचिंग की जाए। यानी कि टीचिंग करने के काफी सारे मेथड होते हैं, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया कि लेक्चर मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, हिस्टोरिकल मेथड हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से जैसा आपका टॉपिक होगा उस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड हमें चूज करना है। डिसीजन अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड यूज ऑफ इवैल्यूएशन टूल, आपको इवैल्यूएशन का कौन सा टूल यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, इवैल्यूएशन मतलब कि यहाँ पे इवैल्यूएशन लिखा हुआ है। इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत जरूरी होता है कि हम ये जाने कि हमारा जो लर्नर है उसने वो बात सीखी या फिर नहीं सीखी। तो उसका भी डिसीजन हम पहले ही ले लेंगे कि इवैल्यूएशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं। ठीक है, इंटरएक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज क्या हुआ, जब टीचिंग हो रही है उस दौरान, क्लास के दौरान। तो दिस इज द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, यहाँ पर एक्चुअल में क्लासरूम क्लोज हॉल
include all those behavior and activity which teacher use after entering into the classroom. जब क्लासरूम में आ जाता है टीचर तब क्या क्या चीजें करेगा, ठीक है। तो साइजिंग ऑफ द क्लास, ठीक है, क्लास की साइजिंग, क्लास जो है किस साइज में है, कहाँ पर बच्चे बैठे हैं, यानी कि सबको बोर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा, इस तरह की चीजें देखना, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर, टीचर क्या करेगा, पढ़ाने से पहले लर्नर को डायग्नोस करेगा कि जो लर्नर है वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो जो चीज मैं बताने जा रही हूँ क्या वो लर्नर सीखने के लिए रेडी भी है, एबिलिटी ऑफ लर्नर, ठीक है, उनको डायग्नोस करना, उनकी एबिलिटी का पता करना। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर, अगर मैं सिखाना चाह रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, तो क्या आपका लर्नर का इंटरेस्ट है ये सीखने में। एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ लर्नर, लर्नर का एकेडमिक बैकग्राउंड, तो ये चीजें उस दौरान पता करता है। देन क्या आता है थर्ड पॉइंट, एंड रिएक्शन ऑफ अचीवमेंट, लास्ट में एक्शन और रिएक्शन होता है। फिर बात करेंगे पोस्ट एक्टिव फेज, अब ये वो फेज होगा जहां पर टीचिंग हो चुकी है, अब इसमें क्या करेंगे, हम फीडबैक लेंगे ना कि जो मैंने सिखाया क्या उसको आपने सीखा, ठीक है, आपने सीखा तो कितना सीखा, उसका असेसमेंट, तो ये बातें यहाँ पर आएंगी। इट इज ऑल्सो नोन एज इवैल्यूएशन स्टेज, नेसेसरी फीडबैक टू द टीचर एंड स्टूडेंट। यहाँ पर फीडबैक, जब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाओ या फिर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ते होगे तो वहां पे क्लास के बाद बच्चों से फीडबैक लिया जाता है, हर बच्चे के पास एक फीडबैक फॉर्म आता है, वहां से क्या पता चलता है कि क्या जो टीचर ने पढ़ाया वाकई में टीचर सही पढ़ा रहा है, तो टीचर का भी असेसमेंट होता है और जो स्टूडेंट है उसका तो असेसमेंट होता ही है। असेसिंग दी सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था सीखने का उससे पता चल जाएगा कि बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा। डिसीजन रिगार्डिंग रीटीचिंग, अब यहाँ पर ही डिसीजन लिया जाएगा कि जो सिखाना था सीखा नहीं सीखा, नहीं सीखा तो फिर से सिखाओ, सीख गया तो आगे बढ़ो। एंड कंटेंट और फर्दर टेकिंग अप द कंटेंट, अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना होगा, नहीं तो फिर से सीखना पड़ेगा। Assessing the suitability of instructional material and aids, जो भी इंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको चेक किया जाएगा कि मैंने सब जो चॉक बोर्ड मैथड से चीजें पढ़ा दी, बट वो चॉक बोर्ड से नहीं पढ़ाने वाला था, उसको लेबोरेटरी में सिखाने वाला था। जो इंस्ट्रक्शनल मेथड हमने यूज किया क्या वो उस टॉपिक के लिए सही है, नहीं सही था तो चेंज करेंगे, मतलब उन चीजों को भी, इंस्ट्रक्शनल मेथड जो था उनको भी चेक किया जाएगा, कहीं वो तो नहीं गलत है। असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लासरूम एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट भी टेस्ट किया जाएगा। तो ये है पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है। अब इसमें बेस कुछ क्वेश्चन है। व्हाट आर द एक्टिविटी ऑफ टीचिंग एसोसिएटेड इट्स इन इंटरैक्टिव स्टेज, तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि इंटरैक्टिव स्टेज में आएंगी। इंटरैक्टिव स्टेज कौन सा था, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्री, इंटरैक्टिव और पोस्ट एक्टिव, ठीक है। तो इंटरैक्टिव में क्या चीजें थी, जब लर्नर और टीचर दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द क्लासरूम, तो इस चीज को फोकस करना है, ऑप्शन पढ़ना है। प्लानिंग ऑफ लेसन, ये तो क्या किसमें होता है, ये तो प्री एक्टिव फेज में होता है। डिटरमाइन द लर्निंग आउटकम, ये तो पोस्ट एक्टिव फेज में होता है। प्रेजेंटिंग द कंटेंट, हाँ यहाँ पर हम इंटरएक्टिव फेज कह सकते हैं। प्रोवाइडिंग द फीडबैक एंड प्रोबिंग इफ नीड बी, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रोवाइडिंग द फीडबैक, उसके बाद क्या है प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि हेल्पफुल बिहेवियर में आता है, जिसमें कि क्या होता है कि क्वेश्चनिंग होती है, जैसे जब स्टूडेंट टीचर से पूछता है, टीचर स्टूडेंट से पूछता है, वो मतलब उसी जो सा क्वेश्चन आता है उसी के आंसर, इसके क्वेश्चन में जो टीचर का क्वेश्चन होता है उसी में उसका आंसर छिपा होता है। तो इस तरीके से लर्नर सीखता है। ये कब होगा, जब टीचर और लर्नर दोनों ही प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये कौन से फेज में होगा, ये इंटरएक्टिव फेज में। मोटिवेटिंग एंड मॉनिटरिंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट को हम मोटिवेट मॉनिटर तभी तो कर सकते हैं जब हमारा उसके साथ में इंटरैक्शन हो रहा हो, तो ये भी हमारे इंटरैक्टिव फेज का पार्ट होगा। तो सी, डी और ई ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन डी इज द आंसर। देखिए जितनी डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ कि प्री एक्टिव फेज ये है, पोस्ट एक्टिव फेज ये है, इस तरीके से कहीं पर भी टीचिंग नहीं होती है
किसी प्लेटफॉर्म पर कोई आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बताएगा। तो आपको डिटेल में ही इसी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग टीचिंग व्हेन अ टीचर यूज प्रोसेस क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप विल हैव डोमिनेंस। जब टीचिंग हो रही हो उस टाइम पे क्वेश्चन अगर पूछ रहा है टीचर, तो कौन सी टाइप डोमिनेंस होगी? डायरेक्ट क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर क्वेश्चन, कोवर्जन क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। अब उसमें मैं आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो क्या होगा, मेरा आपसे क्वेश्चन होगा उसी कॉन्सेप्ट से होगा। तो पहली बात तो ये तो होगा ही होगा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। हायर ऑर्डर, कोवर्जन, सॉरी कन्वर्जेंट, इनडायरेक्ट। तो इस समझते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको आंसर करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब हो गया कि डायरेक्ट मैंने पूछ लिया कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, ठीक है। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैंने पूछा कि बच्चे को अगर पीएचडी लेवल में जा रहा है, पीएचडी में है बच्चा, तो वो क्या सीख रहा होगा, क्या कर रहा होगा, वहां पे कौन सी लर्निंग होगी। दिस इज द इनडायरेक्ट। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगी आपसे, मैं आपसे इनडायरेक्ट पूछूंगी कि जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या वो चीज आप उन तीनों में से, उन तीनों लेवल में से वो चीज आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे क्या पूछूंगी? इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट तो नहीं होगा। ये बात हायर ऑर्डर क्वेश्चन और कन्वर्जेंट क्वेश्चन। कन्वर्जेंट क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन है और उसका एक आंसर, मतलब कि ऐसे जा रहे हैं और सीधे सीधे निकल जाना, कोवर्जेंट हो गया, ठीक है। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कि ये रास्ता था और इधर डाइवर्ट हो गए या इधर डाइवर्ट हो गए, दैट इज द डाइवर्जेंट, ओके। हायर ऑर्डर क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जब एक कॉन्सेप्ट में बिल्कुल डेप्थ अंदर जाकर के क्वेश्चन पूछना, तो वो हायर ऑर्डर क्वेश्चन हो गया। तो जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा? वो आपसे हायर ऑर्डर के क्वेश्चन पूछेगा। सो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? 2, 4 एंड 5, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे आगे आने वाले लेक्चर में, और आई होप कि मेरा ये वीडियो, ये लेक्चर और इस तरीके से जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। क्योंकि जैसे मैं क्वेश्चन आपको कराती हूँ उस तरीके से, देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं कराता, इतनी डिटेल में कोई नहीं समझाता। ना तो आपको कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बताता है, ना ही कोई इतनी डिटेल में आपको डीआई बताता है, क्योंकि मैं आपके सामने खुद सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। और एग्जैक्टली मैंने भी इसी तरह से सॉल्व किया था अपने एग्जाम में। तो आप भी अगर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो जरूर कभी जेआरएफ हो जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।